नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी ने पूरे भारत के स्तर पर, देश के स्तर पर, जिसे हम मास मूवमेंट्स कहते हैं या जिनकी पैन इंडियन अपील थी, ऐसे मूवमेंट्स, ऐसे आंदोलन 3 थे। एक तो असहयोग आंदोलन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1920 से लेकर 22 तक चला। एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 32 तक चला, विभिन्न फेजेस में चला, बीच बीच में प्रतिरोध आते रहे। और एक है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ। ये मूवमेंट्स, ये आंदोलन महात्मा गांधी के सबसे बड़े आंदोलन माने जाते हैं, जो कि पूरे भारत में फैले, और इनकी एक पैन इंडियन अपील थी। असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ भी जोड़ा गया, या हम यूं कह सकते हैं कि खिलाफत मूवमेंट वाज अटैच्ड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला ऐसा आंदोलन था जिसकी पैन इंडियन अपील थी, जो कि पूरे भारत में फैला। खिलाफत आंदोलन को इसके साथ जोड़ देने से इस आंदोलन को मुस्लिम समर्थन भी प्राप्त हुआ, जो कि महात्मा गांधी चाहते थे। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो बातें कही जाती थी, उसमें खिलाफत आंदोलन के ऑब्जेक्टिव को लेकर भी वो चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अकेला पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, नॉट ओनली अ पॉलिटिकल मूवमेंट। राजनीतिक इवेंट जरूर है ये, लेकिन अकेला राजनीतिक इवेंट नहीं है। इट वॉज अ सोशल कॉल ऑल्सो। इट वॉज अ सोशल कॉल ऑल्सो। सामाजिक स्तर पर, सामाजिक मुद्दों के ऊपर क्या कार्य किया जाना है, किस प्रकार से समाज का उत्थान होना है, किस प्रकार से समाज की बातें करनी है, वो सब बातें भी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनी। विशेषकर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, छूतछात को रिमूव करना, ये जो प्रश्न था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था। कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है सितंबर 1920 में। कलकत्ता में कहाँ हुआ ये सेशन? ये कलकत्ता में हुआ, और ये एक स्पेशल सेशन था। लाला लाजपत राय was president of this special session। कांग्रेस का ये अधिवेशन होता है, ये स्पेशल अधिवेशन होता है। लाला लाजपत राय उसके प्रेसिडेंट होते हैं। तिलक जो है वो इस बीच जा चुके हैं, तिलक की डेथ हो चुकी है। लोकमान्य तिलक जो है वो अब नहीं रहते। उनकी डेथ के बाद जो ये मूवमेंट है वो पूरी की पूरी महात्मा गांधी के हाथों में आ जाती है। और उसके बाद जो रेगुलर सेशन है, जो रेगुलर अधिवेशन है, वो दिसंबर में होता है नागपुर में। और ये फैसला ले लिया जाता है कमोबेश, फैसला कलकत्ता में ही लिया जाता है। नागपुर में उसका अनुमोदन कर दिया जाता है कि पूरे देश के स्तर पर एक पैन इंडियन मूवमेंट जो चलाई जाएगी, उसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहेंगे, असहयोग आंदोलन कहेंगे। यानी कि हमें ब्रिटिश के साथ किसी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं करना है। और एक और चीज़ जो इस मूवमेंट को यूनिक बनाती है, वो है प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज का गठन। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज का गठन, राज्य स्तर पर, रियासतों के स्तर पर कांग्रेस की कमेटियों का गठन किया गया। इससे पहले नहीं था। उसे ग्राउंड लेवल पर लेके आ रहे हैं, उसे डिसेंट्रलाइज्ड करके ऑर्गेनाइजेशन को
विस्तार किया जा रहा था ताकि उनको भी शामिल किया जा सके। 25 पैसा वाज द मेंबरशिप, 25 पैसे उसकी मेंबरशिप थी कांग्रेस कमेटी के मेंबर बनने की। पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन होता है। आज हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो कोर्ट फैसले लेती है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है जो सबसे इम्पोर्टेंट फैसलों पर पहुंचती है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन भी इसी दौरान देखने को मिलता है। और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं असहयोग आंदोलन को चलाने में। और स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट जो है, जो हमने देखा था पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त भी, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है वो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा बनते हैं। द मूवमेंट वाज टू बी नॉन वायलेंट। मूवमेंट को पूरे तरीके से अहिंसात्मक होना था। मूवमेंट को किसी भी प्रकार की हिंसा में इन्वॉल्व नहीं होना था। हाँ, एक फर्क जरूर है कि महात्मा गांधी ने देखा कि जो मॉडरेट्स के मीन्स थे, जिसे हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कहते हैं, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अटेन समथिंग, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अटेन समथिंग, कुछ प्राप्त करने के लिए कानूनी और संवैधानिक रास्ते जो कि मॉडरेट्स द्वारा अपनाए जाते थे, तो वो रास्ते जो हैं उन रास्तों को महात्मा गांधी ने छोड़ा और कहा कि हम ये रास्ते नहीं अपनाएंगे, हम रास्ता अपनाएंगे वो लेजिटिमेट होगा, वो हमारी नज़रों में सही होगा और नॉन वायलेंट भी होगा और अहिंसात्मक होगा। अगर सभी इस रास्ते पे चलेंगे, देन आई प्रॉमिस कि विद इन 1 ईयर मैं आपको स्वराज दिलाऊंगा, मैं आपको स्वराज दिला के दम दूंगा। वो स्वराज नहीं मिला, वो अलग क्वेश्चन है, क्योंकि मूवमेंट जो है वो अपने कल्मिनेशन तक पहुंची नहीं, अपने अंतिम पड़ाव तक ये मूवमेंट पहुंची नहीं। इस आंदोलन को बीच में ही स्थगित करना पड़ा, बीच में ही बंद करना पड़ा। ये तो स्थगित भी नहीं हुई, बंद करना पड़ा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दिस बिकम्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पहले सहमत होते थे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में कि हम संवैधानिक रास्तों से और लीगल रास्तों से इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन अब बात आती है कि ये रास्ते हमें छोड़ने पड़ेंगे। हम जो हमारी नज़रों में सही रास्ता है, जो लेजिटिमेट है और जो अहिंसात्मक रास्ता है, हम उस पर रहेंगे। और ये चेंज आता है जब वो देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में, पहले विश्व युद्ध में, भारतीय सेना ने, भारतीयों ने ब्रिटिश की तरफ से युद्ध लड़ा और उसके बदले में जो रिफॉर्म्स हुए 1919 में, वो रिफॉर्म्स नाकाफ़ी थे, या हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं मिला। जो मिला वो कुछ भी नहीं था। इस वजह से महात्मा गांधी एक सीधी लड़ाई का मन बना चुके थे, लेकिन वो लड़ाई बंदूक वाली या बम वाली लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई सत्याग्रह से लड़ी जानी थी। द मेन वेपन वाज टू बी सत्याग्रह। जो सत्याग्रह था वो उनका प्रमुख हथियार होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो यही था कि खिलाफत आंदोलन को उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया था। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो वही है कि कैलिफेट जो समाप्त किया गया, जो खलीफा का पद समाप्त किया गया, खलीफा की पावर्स को ख़त्म किया गया, आप उसे भी रीइंस्टेट करें और भारत को स्वराज दें, भारत को स्वराज दें। दीज वर टू बी 2 ऑब्जेक्टिव्स। और जो रास्ता है, इन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए जो रास्ता है वो नॉन वायलेंट होगा। और नॉन वायलेंट रास्ते में, अहिंसा वाले रास्ते में वो क्या करेंगे? वो सभी प्रकार के फॉरेन क्लोथ का बैन करेंगे, बैनिंग ऑफ फॉरेन क्लोथ, कि आप विदेशी कपड़ा जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो फॉरेन टेक्सटाइल यहाँ पर इंपोर्ट करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही थी, बहुत धन कमा रही थी, और अगर उन्हें कोई आर्थिक नुकसान पहुँचाना है तो ये करना बहुत ज़रूरी था। तो बहिष्कार में मेन चीज़ क्या आती है? विदेशी कपड़े का बहिष्कार। बहिष्कार और चीज़ों का भी होता है, बहिष्कार और चीज़ों का भी किया गया, लेकिन सबसे पहले जो
चोट पहुंचाई गई है वो इसको पहुंचाई गई है, वो फॉरेन क्लॉथ को पहुंचाई गई है, विदेशी कपड़े को पहुंचाई गई है। और फॉरेन क्लॉथ की जो शॉप्स थी, कपड़ा निकाल कर छीन कर उसकी होली जलाई जाती थी। लोगों ने ये कपड़ा पहनना बंद कर दिया था और बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि इसकी होली जलाई गई, इसको जलाया गया। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती थी जिसे हम पिकेटिंग कहते हैं। पिकेटिंग किसी प्रकार की कोई लूटपाट नहीं होती, हम इसे लूटपाट नहीं कह सकते। जो पिकेट शब्द है मतलब ये है कि कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसके बाहर खड़े होके, उस शॉप के बाहर खड़े होके धरना लगा सकते हैं, एक गीत के माध्यम से कह सकते हैं कि वो गलत कर रहा है, आप सत्याग्रह से उसको मना कर सकते हैं, आप नारे लगा सकते हैं और इस तरह की चीज़ें करके आप समाज तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि ये आदमी जो है वो गलत कर रहा है। तो पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आम बात बन गई थी कि जो शराब बेचते थे, जो लिकर बेचा जा रहा था, ठीक है, वो जो पिकेटिंग वहाँ पे थी उनकी शॉप में, वो आम बात हो चुकी थी वहाँ पर। तो पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स भी है, पिकेटिंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ भी है, फॉरेन क्लॉथ को बाहर निकाल के भी जलाया जाता था। और इसके अलावा नेशनल एजुकेशन, क्योंकि स्वदेशी इन्वॉल्व है, यहाँ पर वर्ड कौन सा इन्वॉल्व है, स्वदेशी इन्वॉल्व है। तो स्वदेशी के साथ हम वर्ड जोड़ देते हैं राष्ट्रीय शिक्षा या नेशनल एजुकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब आप किसी चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, तो उस बॉयकॉट में तो सरकारी स्कूल भी आ रहे हैं, सरकारी कॉलेज भी आ रहे हैं जो शिक्षा देते थे। अब आपने वहाँ पे अपने बच्चों को नहीं भेजना, विद्यार्थियों को नहीं भेजना, आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो उसका अल्टरनेटिव भी तो चाहिए ना। तो उसका अल्टरनेटिव क्या था कि शिक्षा भी हम देंगे, हम एक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन भी शुरू करते हैं, उसको खड़ा करेंगे। और वो खड़ा किया गया। गुजरात विद्यापीठ, आई रिपीट, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया, ठीक, बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है। काशी विद्यापीठ है, गुजरात विद्यापीठ है, जामिया मिलिया है, ये सभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही ऊपर आते हैं। इनकी स्थापना होती है एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, क्योंकि एजुकेशन को तो आप नहीं रोक सकते, शिक्षा को रोका नहीं जा सकता, उसका बदल जो है आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो प्रोडक्ट्स बनने लगे वो भी इंडियन प्रोडक्ट्स बनने लगे। तो ये भी एक तरह का बहिष्कार हुआ और बहिष्कार का ऑल्टरनेटिव भी ढूंढा गया। और आपने टाइटल्स को भी बायकॉट किया कि अंग्रेजों ने जो टाइटल्स दिए हुए थे आप उनको भी छोड़ दीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमें सर की उपाधि नहीं चाहिए। अक्सर सर की उपाधि मिलती थी, हमें सर की उपाधि नहीं चाहिए। और वकीलों को कहा गया कि अब सरकारी अदालतों का भी बहिष्कार कीजिए, आप वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे वकील, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, उन्होंने वकालत करनी छोड़ दी और पूरे तरीके से वो कांग्रेस की कार्यधारा में जो है सम्मिलित हो गए, उससे बिल्कुल प्रभावित हुए और सिर्फ यही कार्य जो है वो कर रहे थे, वो चीज़ भी उन्होंने छोड़ दी। और ये कहा गया कि अगर आप स्वराज की मांग नहीं मानेंगे तो हमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो चलाना पड़ेगा, बारडोली से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाना पड़ेगा। ये यहाँ पर याद रखना है आपको कि ये फैसला लिया था महात्मा गांधी ने कि इन सब बातों के बावजूद अगर ब्रिटिश सरकार को फैसला नहीं लेती है तो वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो बारडोली से चलाना पड़ेगा। मूवमेंट अपने पीक पर थी, पूरा तरीके से पूरे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन हो चुका था और ये डिसाइड किया जा रहा था कि अब लोगों को कहा जाए, किसानों को कहा जाए कि आपने टैक्स नहीं देना है। जो अंतिम चोट पहुंचानी थी ब्रिटिश को, वो पहुंचानी थी इस मामले में कि आप टैक्स नहीं देंगे, आप किसी प्रकार का राजस्व जो है वो नहीं देंगे। जब आप राजस्व नहीं देंगे, जब आप टैक्स ही नहीं देंगे तो कॉमन सेंस है, तो एक बहुत बड़ी बात थी कि उनकी इनकम कहाँ से होगी। आप एक आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं, पहली आर्थिक चोट आप यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, दूसरी आर्थिक चोट ये पहुंचानी थी। तो ये भी फैसला ले लिया गया था कि आप नो टैक्स पे आइए। लेकिन तभी एक इंसिडेंट होता है, उत्तर प्रदेश जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था उस टाइम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, उसके जिला गोरखपुर के एक छोटे से गांव
चौरी चौरा में हिंसा की घटना होती है, एक पुलिस थाने को आग लगा दी जाती है और 22 पुलिस वाले उसमें मारे जाते हैं। एक घटना अगर हम ब्रॉडर व्यू में देखें तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, क्योंकि आंदोलनों के दौरान हिंसा हो जाया करती है, वायलेंस हो जाया करती है। लेकिन जब महात्मा गांधी को इस इंसिडेंट का पता चला, इस घटना का पता चला, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे असूलों के खिलाफ है, मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। द मूवमेंट वाज टू बी नॉन वायलेंट टोटली। आई डोंट एग्री टू वट एवर हैज़ हैपेंड इन चौरी चौरा। जो भी हुआ है मैं उससे सहमत नहीं हूँ और इस मूवमेंट को हमें बंद करना चाहिए। मैं बंद करता हूँ। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे कांग्रेसी नेता इस बात से सहमत नहीं थे, बहुत सारे लोग भी इस बात से सहमत नहीं थे कि मूवमेंट को बंद किया जाए, बिकॉज द मूवमेंट वाज एट इट्स पीक। और वो ये सोच रहे थे कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जरिए हम शायद जो स्वराज वाला पड़ाव है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोतीलाल नेहरू और CR दास, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग तो बहुत नाराज़ हुए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने तो कांग्रेस की सदस्यता भी छोड़ दी। मुस्लिम लीग में जाने से पहले वो कांग्रेस के सदस्य भी थे, तो उन्होंने वो सदस्यता छोड़ी। चितरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी बनाई कि हम सहमत नहीं हैं। वो इस बात से भी सहमत नहीं थे कि आप असेंबलीज का भी बहिष्कार करें, क्योंकि ये फैसला भी हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कि हम असेंबलीज का भी बॉयकॉट करेंगे, हम असेंबलीज में नहीं जाएंगे, हम किसी प्रकार की कोई डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेंगे। ये फैसला भी जो था वो लिया गया था। इस बात से भी कुछ नाराजगी थी कुछ कांग्रेसी नेताओं की। वो चाहते थे असेंबली में जरूर हिस्सा लें और अंदर जाकर, भीतर जाकर जो है वो ब्रिटिश की नीतियों का बहिष्कार किया जाए, आवाज़ उठाई जाए। तो जब वो बातें से पहले से ही असहमत चल रहे थे और सहमति थी, लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी के खिलाफ और लोग भी हो गए। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि जो मेरा सिद्धांत है अहिंसा वाला, नॉन वायलेंस वाला, मैं उससे परे नहीं हटूंगा। एंड वायलेंस हैज टेकन प्लेस। वट एवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट अचीव्ड, जो भी ऑब्जेक्टिव था हमारा, हम अगर उसे अचीव नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन द मूवमेंट हैड टू बी नॉन वायलेंट। तो इस घटना के बाद ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो ख़त्म कर दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आपस में जोड़ा गया और एक पैन इंडियन मूवमेंट का रूप दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को पसंद कर पा रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बावा। थैंक यू वेरी मच।